बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 20 की थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 20 के शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। आइए जरा देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम की जो बोहर थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है इस चैप्टर में, इज बेस्ड अपॉन सेवरल अजम्पशंस। आपको याद है उसमें 3 अजम्पशंस थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी। कहता है कि डू एनी ऑफ दीज अजम्पशंस कंट्राडिक्ट विद क्लासिकल फिजिक्स। क्या उनमें से कोई अजम्पशन क्लासिकल फिजिक्स, जो ओल्ड फिजिक्स थी, पुरानी फिजिक्स थी, उसके अगेंस्ट जाती है? तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसका जवाब मैं आपको बताता चलूं कि लेक्चर में जब आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया था बोहर का मॉडल, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये बोहर का जो मॉडल है ये सेमी क्लासिकल है। सेमी क्लासिकल यानी कि कुछ अजम्पशंस तो क्लासिकल फिजिक्स यानी पुरानी फिजिक्स से हैं, लेकिन कुछ हमारे पास नई फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स से हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसकी एक अजम्पशन जो है वो क्लासिकल फिजिक्स यानी पुरानी फिजिक्स से कंट्राडिक्ट करती है, उसके अगेंस्ट जाती है। तो पहले तो मैं ये बात बता देता हूं कि यस, Bohr's first postulate contradict क्लासिकल फिजिक्स। तो बोहर का पहला पोस्टुलेट जो है वो क्लासिकल फिजिक्स से कंट्राडिक्ट करता है। अब ये कंट्राडिक्ट कैसे करता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्लासिकल फिजिक्स कहती क्या है। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है। क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि जब भी ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो याद रखिएगा ये रेडिएशंस एमिट करेगा। मिसाल के तौर पर इमेजिन करें ये चार्ज जो है वो ऑसिलेट कर रहा हूं, तो जब ये चार्ज ऑसिलेट करेगा, आपको मालूम है ये मुसलसल अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे ये एक एक्सेलरेटिंग चार्ज है। तो क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि जब ये एक्सेलरेटिंग चार्ज है तो इस एक्सेलरेशन की वजह से ये चार्ज पार्टिकल जो है वो मुसलसल रेडिएशंस एमिट करता रहेगा। लेकिन क्या एक्सेलरेशन सिर्फ ऑसिलेशन में होता है? नहीं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तब भी हम कहते हैं कि ये एक एक्सेलरेटिंग चार्ज है, क्योंकि हर लम्हा डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसमें भी एक्सेलरेशन है। तो फिर क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक अगर इस चार्ज में भी एक्सेलरेशन है तो फिर इसको भी रेडिएशन एमिट करना चाहिए, और जब ये रेडिएशन एमिट करेगा तो डेफिनेटली ये न्यूक्लियस के करीब हो जाएगा एनर्जी कम होने की वजह से। अगर ये मुसलसल रेडिएशन एमिट करता रहे तो ये इसी तरह से न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा और एक वक्त आएगा कि ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर अगर एक चार्ज पार्टिकल जो है वो रिवॉल्व कर रहा हो तो वो अपनी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता लूज करेगा। ये है क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। तो मैं पहले ये लिख देता हूं कि क्लासिकल फिजिक्स कहती क्या है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, an accelerating charge particle, an accelerating charge particle, अच्छा उस एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल में वो ऑसिलेटिंग भी हो सकता है वो ऑसिलेट कर रहा हो, वाइब्रेट कर रहा हो, और वो रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, क्योंकि जब कोई चीज सर्कल में मूव करती है तब भी हम कहते हैं उसमें एक्सेलरेशन होता है। तो ऑसिलेटिंग और रिवॉल्विंग कोई भी हो सकता है। विल एमिट रेडिएशन, will emit radiation. नाउ स्टूडेंट जरा इमेजिन करें कि बोहर ने क्या बोला। बोहर ने बोला कि ये हमारे पास दरमियान में न्यूक्लियस और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अगर हम क्लासिकल थ्योरी को सही समझें तो फिर तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन जब चार्ज पार्टिकल है और वो सर्कल में रिवॉल्व करेगा, एक्सेलरेट करेगा हर लम्हा, तो फिर तो ये आहिस्ता आहिस्ता रेडिएशन को एमिट करेगा, और जब ये कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन एमिट करता रहेगा तो ये न्यूक्लियस के करीब आता रहेगा और एक वक्त आकर ये गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। तो ये तो हमारा जो एटम का मॉडल है सस्टेन नहीं कर सकता, ये तो कोलैप्स कर गया। तो बोहर ने फिर अपना एक पोस्टुलेट दिया। उसने कहा कि जब एक चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के गिर्द सर्कल में रिवॉल्व करता है तो याद रखिएगा कि वो रेडिएशंस एमिट नहीं करता, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल
हालांकि रिवॉल्व कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन ये रेडिएशंस एमिट नहीं करेगा। तो फिर बोहर का पहला पोस्टुलेट एक्चुअली क्लासिकल फिजिक्स के बिल्कुल अगेंस्ट ना चला गया। तो इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि भाई क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि रेडिएशन एमिट होगी, लेकिन बट अकॉर्डिंग टू बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, बोहर के फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या कहता है बोहर, दैट एन इलेक्ट्रॉन, के एक इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्विंग around nucleus do not radiate एनर्जी, वो एनर्जी या रेडिएशन नहीं एमिट करता। तो इसका मतलब वाकई में बोहर का जो पहला पोस्टुलेट है वो क्लासिकल फिजिक्स के अगेंस्ट जा रहा है। आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स के इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। वो पूछ रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है और लाइन स्पेक्ट्रम को किस तरह से वी कैन यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की पहचान करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें कि मेरे पास व्हाइट लाइट का एक सोर्स है, ये मैंने आप लोगों के सामने व्हाइट लाइट का सोर्स दिखाया। आप देख रहे हैं इससे निकलने वाली रोशनी जो वो बिल्कुल व्हाइट है, लेकिन जब मैं इसके सामने एक प्रिज्म रखता हूं तो प्रिज्म में से ये व्हाइट लाइट गुजरने के बाद डिस्पर्स हो जाती है डिफरेंट कलर्स में। यानी कि अब सही इंफॉर्मेशन पता चल रही है कि असल में वो जो लाइट व्हाइट दिख रही थी वो एक लाइट नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत से कलर्स थे। कलर्स का मतलब क्या है, वो बहुत सी डिफरेंट वेवलेंथ्स थी। तो आप उनको वेवलेंथ की फॉर्म में भी इमेजिन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, प्रिज्म ने क्या किया, प्रिज्म ने हमें असल रियल पिक्चर दिखाई कि एक्चुअली में कभी कभी कोई चीज बिल्कुल एक सिंगल चीज नजर आ रही होती है, लेकिन एक्चुअली में जब हम उसको प्रिज्म में से पास करते हैं तो फिर जाकर पता चलता है कि वो बहुत से मजीद कंपोनेंट से बनी होती है। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, आप सोचें कि जब भी मैं ये व्हाइट लाइट प्रिज्म पर फेंकूं तो मैं ये पैटर्न जो रेनबो कलर्स की तरह का है ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे ये सारे कलर्स जो हैं, ये सारी वेवलेंथ्स जो हैं स्क्रीन के ऊपर मिलनी चाहिए। अब मैंने यही काम किया, लेकिन मैंने एक गैस का सैंपल लिया और वो बहुत ही ठंडी गैस है, कोल्ड गैस का सैंपल है। मैंने इस गैस में से व्हाइट लाइट फेंकी। अब ये व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में से पास करेगी और प्रिज्म दोबारा से इसको डिस्पर्स करेगा तो मेरे पास वही कलर पैटर्न आया। मगर स्टूडेंट्स आपने नोट किया कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर कलर नहीं आया, यानी कि हमारे पास ये वेव्स नहीं पहुंची। पहले तो पहुंच रही थी, अब ऐसा क्या हुआ? आप क्या सोचेंगे? एक ही बात जहन में आ सकती है और वो ये कि ये जो कलर एब्सेंट हैं ये शायद उस गैस के एटम्स ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं, इस वजह से ये कलर्स स्क्रीन तक नहीं पहुंचे। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं आपकी पूरे व्हाइट लाइट का जो डिस्पर्स्ड पैटर्न था उसके ऊपर ये ब्लैक लाइंस ये बता रही हैं कि ये वो एनर्जी है, वो वेवलेंथ्स हैं, वो कलर्स हैं जो एब्जॉर्ब हो गए गैस के एटम्स में। और ये जो हमारे पास पैटर्न बन रहा है इसे हम कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। कहना भी चाहिए क्योंकि वो रेडिएशंस जो एब्जॉर्ब हो गई हैं वो अपने आप को एक ब्लैक लाइन की फॉर्म में आपको शो कर रही हैं। यहां पर ये जो जगह है जहां पर एब्सेंट है कलर, ये बता रहा है कि ये वो वेवलेंथ्स हैं जो एब्जॉर्ब हो गई हैं। तो इसे लाइन स्पेक्ट्रम तो कहते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम भी कह देते हैं। स्टूडेंट्स हम एक और काम भी कर सकते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम का तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये लाइन स्पेक्ट्रम को हम एक और तरह से भी अचीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जरा इमेजिन करें कि मैं एक गैस का सैंपल लेता हूं और इस गैस के सैंपल में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करता हूं, यानी कि बहुत हाई वोल्टेजेस अप्लाई करता हूं। इस सूरत में स्टूडेंट्स याद रखिएगा गैस के एटम्स एक्साइट हो जाएंगे। अब जब एक्साइट होकर वो वापस ठंडे होंगे और डी एक्साइट होंगे, अब ये रेडिएशन एमिट करेंगे। जब इन्होंने रेडिएशन एमिट की
मैं उन रेडिएशंस के सामने भी प्रिज्म रखता हूं तो मेरे पास इन जगहों पर मुझे वेव्स मिली हैं। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि ये वो रेडिएशंस हैं जो जब गैस गर्म थी तो उसने एमिट की हैं। पहले मैं कह रहा था कि ये वो जगह हैं या ये वो रेडिएशंस हैं जो जब गैस ठंडी थी तो उसने एब्जॉर्ब की हैं। अगर आप ये जो पहले वाला स्पेक्ट्रम मैंने दिखाया, इस स्पेक्ट्रम में आप देखें, ये जो जगह मेंशन मैं कर रहा हूं, ये वो एनर्जी है जो एटम एमिट कर रहा है। तो ये भी लाइन स्पेक्ट्रम तो है, क्योंकि लाइंस नजर आ रही है, मगर इसे बोलते हैं एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने दो लाइन स्पेक्ट्रम बता दिया, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आप दोनों स्पेक्ट्रम्स को, एब्जॉर्प्शन और एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम को इकट्ठे रखकर देखें तो एक्चुअली में लाइंस की लोकेशन बिल्कुल एक जैसी है, बस इनको पढ़ने का फर्क है। एक आपको एनर्जी एमिट होने का बता रहा है और दूसरा उसी एनर्जी के एब्जॉर्ब होने का बता रहा है, लेकिन आप देखें तो बिल्कुल लोकेशन उन एनर्जीज की वही है। यानी कि सेम एनर्जी जब गैस ठंडी होती है तो एब्जॉर्ब करती है और जब वो गर्म होती है तो वही सेम एनर्जी वो एमिट करती है। स्टूडेंट्स, ये तो हो गया थोड़ा सा लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में, मैंने आपको डिटेल बता दी। लाइन स्पेक्ट्रम से एटम्स कैसे आइडेंटिफाई होंगे ये तो बाद में देखते हैं, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। When a gas at low pressure is electrically discharged, जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इसे हम कहते हैं हम उसको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज, इट एमिट्स रेडिएशंस of specific wavelength which appear as lines, वो lines की फॉर्म में अपीयर होती हैं on spectrum, it is called line spectrum। ये तो हो गया लाइन स्पेक्ट्रम। नाउ स्टूडेंट्स, अब लाइन स्पेक्ट्रम का फायदा क्या, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, मेरे पास एक व्हाइट लाइट का सोर्स है और इस व्हाइट लाइट के सोर्स के बिल्कुल सामने मेरे पास एक कोल्ड हाइड्रोजन गैस है। जब मैं व्हाइट लाइट को अलाउ करता हूं कि वो इसमें से पास करे, तो आप देखेंगे जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनेगा प्रिज्म में से गुजरने के बाद, उस स्पेक्ट्रम में ये वो जगह हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि रेडिएशंस मौजूद नहीं है, यानी कि ये वो रेडिएशंस है जो एब्जॉर्ब हो गई हैं। स्टूडेंट्स, अब जरा तवज्जो कीजिए, मैं जो कोल्ड गैस है उसमें हाइड्रोजन की बजाय हीलियम ले लेता हूं, तो इस सूरत में क्या होगा, जब मैं वही व्हाइट लाइट इस पर दोबारा से फेंकूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास हीलियम भी कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगी। तो हमारे पास प्रिज्म में से गुजरने के बाद ये जो पैटर्न बना है, इसमें आप जरा देखें, जो ये जगह है ये वो जगह है जहां की रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई है। स्टूडेंट्स, आइए जरा दोनों स्पेक्ट्रम्स को इकट्ठे रखकर देखते हैं। जब मैंने दोनों स्पेक्ट्रम्स को इकट्ठे रख के देखा तो मुझे पता चल गया कि एक्चुअली में दोनों एटम्स ने एक जैसी रेडिएशंस एब्जॉर्ब नहीं की। हाइड्रोजन ने कुछ और ग्रुप ऑफ रेडिएशंस थी जो एब्जॉर्ब की हैं, जबकि हीलियम ने कुछ और ग्रुप ऑफ रेडिएशंस है जो एब्जॉर्ब की हैं। यहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हर एटम डिफरेंट सेट ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब या एमिट कर सकता है और यही उसकी पहचान भी बन जाएगी। तो ये जो हाइड्रोजन का मेरे पास स्पेक्ट्रम आया, इस स्पेक्ट्रम को मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना दूंगा, और जब मेरे पास कोई अननोन गैस है, वो अननोन गैस में से मैं व्हाइट लाइट पास करता हूं और मेरे पास ये स्पेक्ट्रम आता है, तो मैं देखूंगा कि भाई ये स्पेक्ट्रम लेबोरेटरी में मौजूद किस एटम के स्पेक्ट्रम से मैच कर रहा है। तो मैंने देखा वो तो हाइड्रोजन से मैच कर रहा है, इसका मतलब इस अननोन सैंपल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम बाकी एलिमेंट से डिफरेंट होता है, तो हम उस बेस पर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हम लोगों ने क्या देखा कि लाइन स्पेक्ट्रम of all elements
आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होता है? बिकॉज ऑल एलिमेंट्स कैन एब्जॉर्ब और emit different set of wavelengths. Hence, they can be identified on the basis of their line spectrum. तो अपने लाइन स्पेक्ट्रम के हिसाब से आइडेंटिफाई की जा सकती है। नाउ स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कहता है कि कैन एन इलेक्ट्रॉन in the ground state of hydrogen absorbs a photon of energy 13.6 electron volt and greater than 13.6 electron volt. आसान अल्फाज में कहता है अगर ग्राउंड स्टेट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो क्या वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, और क्या वो इससे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है? इन सारी बातों को समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा ग्राउंड स्टेट होती क्या है। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हमने जो एटम का मॉडल पढ़ा उसमें न्यूक्लियस दरमियान में होता है और उसके इर्द गिर्द जो है हमारे पास डिफरेंट शेल्स होते हैं। अब याद रखिएगा, ये जो शेल्स या ऑर्बिट्स हैं, इनमें सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिट जो है वो ये जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है वो होता है। और इसकी एनर्जी कितनी होती है? इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के केस में। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिट कहां होता है? जो सबसे एंड पर होता है वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिट होता है, और उसकी एनर्जी होती कितनी है? उसकी एनर्जी 0 होती है। याद रखिएगा, इसे इनफाइनाइट ऑर्बिट कहते हैं और एक्चुअली में बहुत दूर होता है। यहां आपको मैंने करीब दिखाया, ये बहुत ज्यादा दूर होता है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में यानी कि बिल्कुल पहले ऑर्बिट में हो जहां उसकी एनर्जी सबसे कम है, तो हम कहेंगे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस वक्त कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, माइनस का क्या मतलब है? माइनस का ये मतलब है कि इसके पास ये एनर्जी एब्सेंट है आजाद होने के लिए, यानी कि अगर मैं इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड कर दूं तो फिर ये एनर्जी इतनी है कि ये जंप करके इंफिनिटी पर चला जाएगा और आजाद हो जाएगा। यानी कि अगर मैं एग्जैक्ट प्रिसाइजली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूं तो फिर हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा। यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी है जो उसको इंफिनिटी पर पहुंचा देती है। लेकिन क्वेश्चन में यह बात भी पूछ रहा है, क्या हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी दे सकते हैं? यस स्टूडेंट्स, हम दे सकते हैं, लेकिन अगर हम देंगे तो वो उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी जो है जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो तो यूज करेगा इंफिनिटी पर जाने के लिए, बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो उसकी किनेटिक एनर्जी बन जाएगा जिससे वो इधर उधर मूव करेगा। स्टूडेंट्स, तो यहां से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी दी जा सकती है और उससे ज्यादा एनर्जी भी दी जा सकती है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले तो उसने पूछा क्या दी जा सकती है, तो हम आंसर में लिखेंगे यस, एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट of hydrogen can absorb photon of energy 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ग्रेटर, उससे ज्यादा भी कर सकता है। लेकिन बच्चे कहते हैं कि ग्रेटर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 13.6 दे दी तो वो तो इन्फिनिटी पर चला गया, तो उससे ज्यादा देंगे तो क्या होगा? फिर वो इन्फिनिटी पर जाएगा, लेकिन साथ साथ वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपने दी है वो उसकी किनेटिक एनर्जी के तौर पर उसके पास मौजूद होगी। तो स्टूडेंट्स इसको भी लिख लेते हैं रीजन। तो मैं लिख देता हूं कि आयोनाइजेशन, ये इन्फिनिटी पर जाना क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन कहलाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी of an electron in ground state
ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है जी? वो एनर्जी जिससे वो इंफिनिटी पर चले जाए कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इफ वी गिव मोर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे ज्यादा दे दें तो फिर क्या होगा? द सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा जो उसके पास आएगी, द सरप्लस एनर्जी विल बिकम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत आसान था. आइए जरा देखते हैं कि फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है. आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कि ये फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है. तो हमारे पास फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि हाउ कैन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन सो मेनी लाइंस. हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत सी लाइंस होती हैं, जबकि हाइड्रोजन कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही होता है. तो हमने देखा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से है. हाइड्रोजन का ये स्पेक्ट्रम क्या शो कर रहा है कि ये जो लाइंस हैं ये वो रेडिएशंस हैं जो हाइड्रोजन ने एमिट की हैं. तो वो एक से ज्यादा रेडिएशंस एमिट कर रहा है. लेकिन जब हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है. एक इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा रेडिएशंस कैसे फेंक सकता है? वो ये पूछना चाह रहा है. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हाइड्रोजन में भले इलेक्ट्रॉन एक है लेकिन हाइड्रोजन के एटम में ऑर्बिट्स एक से ज्यादा होते हैं. तो अब जब हम इसको एक्साइट करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी हायर ऑर्बिट पर चला जाता है. जब इसने हायर ऑर्बिट से वापस जंप करना है तो जरूरी नहीं है कि ये पहले ही ऑर्बिट पर वापस आए जहां से इसने जंप किया था. ये मुमकिन है कि ये इस ऑर्बिट से निचले ऑर्बिट पर जंप करे. इस सूरत में ये रेडिएशन एमिट करेगा जितनी एनर्जी डिफरेंस है उतनी वेवलेंथ का. फिर ये मुमकिन है कि ये वहां से निचले ऑर्बिट पर जंप करे. इस सूरत में ये एक और रेडिएशन एमिट करेगा और ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो जंप करे अगर, तो ये डिफरेंट वेवलेंथ्स हमारे पास रेडिएशंस जो है वो फेंक सकता है. ये वजह है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक है लेकिन डिफरेंट वेवलेंथ्स एमिट कर रहा है, क्योंकि वो जब एक्साइट होता है तो वापस डी एक्साइट होने पर डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट पर नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट ऑर्बिट्स पर जंप करता है. तो स्टूडेंट्स इसको मैं लिख देता हूं यहां पर. तो याद रखिएगा जी, इन ए हाइड्रोजन एटम when electron is excited to a higher orbit, जब हम इलेक्ट्रॉन को एक हायर ऑर्बिट पर एक्साइट करते हैं, then after de-excitation it jumps to lower orbits step by step. डायरेक्ट ग्राउंड पर जंप नहीं करता. ठीक है ना? तो हेंस रेडिएशन या एनर्जी is emitted at each de-excitation. हर जंप पर एक एनर्जी रिलीज होगी एंड ईच एनर्जी इज रिलेटेड, उसका ताल्लुक है टू ए स्पेसिफिक वेवलेंथ. हर एनर्जी का ताल्लुक एक खास वेवलेंथ था. तो इस वजह से हमारे पास स्पेक्ट्रम में बहुत सी वेवलेंथ्स यानी कि बहुत सी लाइंस होती हैं, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक ही है. आइए स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं आज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन. आइए स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं. कहते हैं इज एनर्जी कंजर्व्ड व्हेन एन एटम एमिट्स अ फोटोन ऑफ लाइट. क्या एनर्जी कंजर्व रहती है जब एटम फोटोन एमिट करता है? अच्छा, फोटोन खुद भी तो एक एनर्जी ही है ना. तो कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों को? बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है
कि जरा इमेजिन करें मेरे पास एक एटम है और इस एटम की टोटल एनर्जी मैं कहता हूं 10 है। फिर अचानक से इस एटम में से एक फोटोन आ जाता है। जब ये फोटोन आएगा तो सपोज करें इस फोटोन की एनर्जी 2 है। अब पहले हमारे पास सिस्टम की कुल एनर्जी 10 थी, अचानक से हमारे पास एक नई एनर्जी यानी एक फोटोन ऑफ लाइट आ गया, अब टोटल एनर्जी 12 हो गई। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिल्कुल अगेंस्ट है। लेकिन जब हम क्लोजली देखते हैं तो हमें पता चलता है ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब ये फोटोन हम एमिट किया गया एटम की तरफ से, तो क्यों एमिट किया गया? जब हम क्लोजली देखते हैं हमें पता चलता है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर जंप किया है, इस वजह से फोटोन निकला है। तो जब हमारे पास वो फोटोन निकला है जिसकी एनर्जी 2 है, तो इलेक्ट्रॉन भी नीचे आ गया, जिसकी वजह से एटम की भी टोटल एनर्जी 2 कम हो गई है, यानी कि अब एटम की एनर्जी 10 नहीं है, 8 है। तो बताइए अब टोटल एनर्जी कितनी हुई? 8 एटम की एनर्जी है और 2 फोटोन की एनर्जी, तो अभी भी टोटल एनर्जी 10 ही हुई। इसका मतलब यह हुआ कि एनर्जी कंजर्व ही रहती है। हमें लगता है जैसे एटम ने एक नई एनर्जी बनाई है फोटोन को एमिट करके, लेकिन इस नई एनर्जी को बनाने के चक्कर में एटम में क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी डीएक्साइट हुआ है, तो एटम की भी टोटल एनर्जी कम ही हो जाती है स्टूडेंट्स। तो टोटल हमारे पास वही एनर्जी रहती है। तो हम कहते हैं कि क्या एनर्जी कंजर्व रहती है? तो सबसे पहले हम कहेंगे यस, एनर्जी इज कंजर्व्ड। आगे आप सारा लिखिएगा कि व्हेन एन एटम एमिट्स अ फोटोन ऑफ लाइट। मैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूं कि एक्सप्लेनेशन में आप लोग क्या लिखेंगे। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, आप कहेंगे कि व्हेन एन एटम emits a photon of light, वो लाइट का फोटोन एमिट करता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑल्सो जंप्स फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट, बिकॉज ऑफ विच, उसकी वजह से क्या होगा? बिकॉज ऑफ विच एनर्जी ऑफ एटम डिक्रीजेस, एनर्जी एटम की कम हो जाती है, एंड हेंस टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो एनर्जी कंजर्व ही रहती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा 5th शॉर्ट क्वेश्चन। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया। नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।